सो यहाँ पर आपका ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। सो आई थिंक द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट व्हाट वी कैन हैव। ठीक है, तो इसी से डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फोकस विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल की बात की गई, 75 साल हम पूरे कर चुके हैं, 100 साल हम पूरे करेंगे 2047 में। तो इन 25 सालों में हमें क्या करना है, तो विजन रखा गया अमृतकाल का। सो द अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन को लेकर, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये ब्रॉड कह लीजिए 3 चीजें कही गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूथ पर फोकस है, यूथ एनर्जी पर फोकस है, ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। हम बात कर रहे हैं कि अगले 30 सालों में, अगले 28 से 30 सालों में हम 30 ट्रिलियन डॉलर तक की भी बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसका की असर हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए बात की गई। फिस्कल डेफिसिट क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता तो वो समझ लें कि बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये करंट अफेयर्स के सेशन में बताया था कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार काम करेगी और ऐसा ही हुआ। 6.4% फिस्कल डेफिसिट रहने की उम्मीद है, जो कि अगले साल ये कहा जा रहा है कि 5.9%, डिस्पाइट द थिंग के बजट इस साल काफी सारे असेंबली इलेक्शंस हैं, अगले साल जनरल इलेक्शंस भी हैं, क्योंकि अगले साल जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा, वो फुल फ्लैश बजट नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि इस सरकार का ये जो 2019 से लेकर 24 तक की जो सरकार है, ये इसका लास्ट फुल बजट था, फिर भी इस पर फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस किया गया। अब फिस्कल कंसोलिडेशन पर क्यों फोकस किया गया, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे आस पड़ोस के देशों में आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि श्रीलंका में हमने लास्ट ईयर देखा, जैसा कि स्थिति हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। दो इट इज वेरी इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू कंपेयर दीज कंट्रीज, ठीक है, बट हमें ये चीज समझनी है कि अगर हम बहुत ज्यादा बोरो करेंगे, बियॉन्ड द कैपेसिटी बोरो करेंगे, एक तो उससे इन्फ्लेशन आएगा, दूसरा फॉरेन डेट बढ़ता है, एक्सटर्नल डेट बढ़ता है, विच में लीड टू बीओपी क्राइसिस इन द फ्यूचर। तो फिजिकल कंसोलिडेशन पर बहुत फोकस किया गया है। एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में, जिसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि 3% तक हमें फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उस चीज पर फोकस किया गया है। क्लियर, चलिए तो आगे चलते हैं। सप्तऋषि प्रायोरिटीज की बात करें तो सप्तऋषि बेसिकली सप्त मतलब 7, ठीक है, 7 प्रायोरिटीज क्या है हमारी। दो, अब बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये थोड़ा रीफ्रेज किया गया है, अदरवाइज ये चीजों पर पहले भी फोकस रहा है। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, जो हम कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे जो केपेक्स की हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो खर्चा है वो 33% तक बढ़ाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। वही जो कल बताए थे करंट अकाउंट डेफिसिट, यही फिजिकल डेफिसिट, यस, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट आपका। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर लो। उसके अलावा बात की गई है अनलीशिंग द पोटेंशियल, कि बेस्ट, हम कहते हैं ना बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करना। सो एग्जैक्टली इकोनॉमी का बेस्ट पोटेंशियल को भी रियलाइज करना, और फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाए। देन, और ग्रीन ग्रोथ पर बहुत फोकस, मतलब आज के अगर आप बजट स्पीच को अगर आपने पूरा सुना होगा या पढ़ा होगा उसके बाद, तो ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस है। इससे आपके एग्जाम का फोकस भी आपको पता होना चाहिए कि किससे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, सरकार का किस तरह फोकस है, तो डेफिनेटली आपको भी उन चीजों को पढ़ना है। चलिए, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर और ऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें, ये कहा गया कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आनी चाहिए। बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन लाया जाए फार्मर्स के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। देन इज योर आत्मनिर्भर भारत, ANB इज योर आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले
करंट अफेयर्स के सेशन में एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पढ़ा था। कौन सी क्रॉप है एक बार लिख भी दीजिए। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की गई। ठीक है, एक फ्रूट था जिसको कहा गया कि इस फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को बढ़ावा देना, और मिलेट्स की खेती पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो हमें धीरे धीरे उन क्रॉप्स की तरफ, देखो मिलेट्स का को बढ़ावा देने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रेडिशनल फूड की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली वो भी वन ऑफ द रीजन है, बट मेजर रीजन इज क्लाइमेट चेंज। तो हम उन क्रॉप्स की तरफ जाना चाहते हैं जो लेस वाटर इंटेंसिव है। तो राइस और वीट के कल्चर से हम कहीं ना कहीं बाजरा, ज्वार, रागी, इन क्रॉप्स को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। और 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात की गई एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज सेक्टर में। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया, सपोर्ट किससे लिया जाएगा? IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। ठीक है, मिलेट्स रिसर्च कहां पर है? हैदराबाद में। तो एक आपका फैक्चुअल पार्ट बनता है या फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, खासकर एफकैट के या पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन रहा है। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी पर इवन 3 फार्म लॉज में ये बात की गई थी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। बम्पर प्रोडक्शन हुई, बम्पर प्रोडक्शन होने का नुकसान हो जाता है क्योंकि प्राइसेस एकदम नीचे आ गई, और वी हैव सीन एट टाइम्स के फार्मर्स जो हैं मंडी में या सड़क पर जो है अपनी क्रॉप्स को फेंक कर चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी लागत नहीं निकल रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोल्ड स्टोरेजेस हो या स्टोरेज कैपेसिटी हो, ताकि प्राइसेस, अच्छे प्राइसेस एप्रोप्रिएट टाइम पर ही उस चीज को बेचा जाए, क्रॉप को बेचा जाए और फार्मर को नुकसान ना हो। ठीक है, सो दैट इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कमलम, यस, दैट ड्रैगन फ्रूट इज कमलम, वेरी गुड वसुंधरा एंड शुभम। तो यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखो, अब इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहता हूं अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उस समय पर जब राष्ट्रपति, तो उस समय पर बुक आई थी विजन 2020, काफी फेमस बुक हुई थी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि विजन 2020 में हमें 300 मिलियन टन तक का फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंश्योर करना होगा अगर हमें मतलब आगे बढ़ना है। तो आप देखिए कि लगभग 15 साल पहले उस चीज को जो उन्होंने कहा था, वो लगभग उसी लेवल पे आप हैं 2020 में, लगभग 300 मिलियन टन पर ही है। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ा है, 320 मिलियन टन के आसपास है। तो मोटा मोटा आपको ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, कि कितनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है भारत में ओवरऑल। देन आपका जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर सेक्टर को लाख करोड़ रुपीस में, ये देखिए 186 लाख करोड़ गया है। तो सरकार का कहीं ना कहीं इस चीज को फोकस है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रेडिट को बढ़ावा दें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर सबका साथ सबका विकास। हेल्थ में 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेटेड मिशन टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसके बारे में हमने पहले कई बार चर्चा की है, करेंगे आगे चर्चा इसके बारे में भी। और न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स। देखो, दवाइयों के मामले में, फार्मेसी के मामले में इंडिया हैज अचीव्ड स्टेटस, मतलब एक वर्ल्ड लीडर बना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप R&D में भी इन्वेस्ट करें। It is not just you should become only a production hub, you should also become a research hub also. Joint, देखो, किसी बजट में ना सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है कि क्या अनाउंस किया गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है सरकार की, या कह लीजिए उसके पीछे थॉट क्या है, वो भी आपको समझना है। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हर पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। Okay, joint public and private medical research to be encouraged to select ICMR labs. Again, पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को इनकरेज किया जाए। और इसमें भी ये बात कही गई कि हेल्थ में जो हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो एक्सपेंडिचर है, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 1.4% ऑफ जीडीपी था, जो कि बढ़कर 2.1% हो गया, विच इज वेरी क्वाइट एविडेंट। स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद हमने दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक देखा, और इसीलिए उसका इफेक्ट जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर पर भी आपको देखने को मिल रहा है। बट द प्रॉब्लमेटिक एरिया इज दिस, एजुकेशन।
ठीक है। एजुकेशन में जो परसेंटेज जीडीपी है वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। ठीक है, अब कई सारे देशों मतलब कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इट शुड बी 5% तक होना चाहिए, बट ऑब्वियसली वी हैव लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टेकन केयर ऑफ, बट ये 2.8 टू 2.9% ही बढ़ा है। इट इज हैज बीन मार्जिनली इंक्रीज्ड। रिडक्शन इन वन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वेरी गुड विद्यासागर। सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि अराउंड 70% है इंडिया के केस में। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन और स्किलिंग में। रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग बाय डाइट। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डाइट इंस्टीट्यूट को देखा हो, ये वो डाइट कोक नहीं है, डाइट मींस डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाए बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए। और इसके अलावा फिजिकल लाइब्रेरीज पंचायत और वार्ड लेवल्स पर भी इनको इनकरेज करना। इसके अलावा क्या क्या चीजें अचीव की गई हैं पिछले लगभग 8 सालों में। ऑब्वियसली ये चीजों के बारे में आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अगले कुछ महीनों में, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी हैं, विच इज क्वाइट एविडेंट और ऑब्वियस है, और इसको लेकर सरकार अपनी बात रखेगी भी, नो डाउट। 9 करोड़ आपके ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल हाउसेस को दिए गए, जो हर घर नल से जल पहुंचाने की बात है। कैश ट्रांसफर 2.2 करोड़ फार्मर्स, सॉरी 2.2 लाख करोड़ टू 11 करोड़ फार्मर्स पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। उसके अलावा लगभग 44 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है इंश्योरेंस कवर दिया गया, जिसमें कि 2 लाख तक का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर किया जा सके। टॉयलेट, ठीक है जी, टॉयलेट्स बनवाए गए हैं 11 करोड़ से ज्यादा। अब इसका कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, सेफ्टी है, ठीक है, वुमेन सेफ्टी का भी एक इशू इससे रिलेटेड है। और इसके अलावा क्लीनलीनेस की हम बात करते हैं। देन इज यार मोर देन 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला, अगेन क्लीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी। एंड देन मोर देन 220 करोड़ ऑफ वैक्सीनेशंस टू 102 करोड़ पर्सन्स। ओके, चलिए, तो यहां पर ये डाटा भी बहुत अच्छा है, जिसमें कि आप ग्रोथ की बात कर सकते हैं। रियल जीडीपी, जिन्होंने मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ा है, दे नो द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख भी दो, जीडीपी डिफ्लेटर भी हमने पढ़ा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रियल जीडीपी ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर यहां पर 2021 में एकदम नीचे गया, फिर इट रिवाइव्ड, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट वेव थी कोविड की, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तब आपका एकदम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। अब धीरे धीरे सरकार का ये कहना है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल था उससे कम आया है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है जी। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7.2%। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है कि इतने परसेंट लोगों को काम नहीं मिला है जो काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है। हर 1000 में से कितने लोगों को काम नहीं मिला है जो काम करने के इच्छुक हैं और स्किल्ड है उसके अकॉर्डिंगली। बेस ईयर से रियल, करंट ईयर से नॉमिनल, कुछ ऐसा ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ पेपर में काम नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइबल एरियाज के लिए या ट्राइबल लोगों के लिए क्या बात की गई है। सो प्रधानमंत्री पीवीटीजी, ये पीवीटीजी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया करंट अफेयर्स सेशंस में। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड, ठीक है जी। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटक। तो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को फोकस किया जाएगा। सो इट शुड नॉट बी लाइक बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट, छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। देखो साउथ इंडिया में अगर हम बात करते हैं, सदर्न इंडिया में बात कर रहे हैं, तो टैंक इरिगेशन की बात करते हैं। पेरेनियल रिवर्स नहीं है, सीजनल रिवर्स हैं। वी नीड टू स्टोर द वाटर, ठीक है, ताकि हम पूरा साल खेती कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, वेरी गुड हर्ष सोलंकी। ओके, मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, ठीक है, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। भारत SHRI टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आपका
हो गया। एंड देन इज योर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो डिजिटाइज किया जाएगा एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को ताकि वो सेव रहें। नो दाई सेल्फ, ठीक, गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्ट इन इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसको हम केपेक्स के रूप में भी देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो मैंने आपको कई बार बताया है उसका सिंपल इंपैक्ट क्या है, मल्टीप्लायर इंपैक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। क्योंकि जब एक हाईवे बनता है या पोर्ट या एयरपोर्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उससे जॉब तो क्रिएट होती ही है, फर्दर और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए वो और जॉब्स क्रिएट करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, ठीक है जी। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाया गया है 33% तक टू 10 लाख करोड़। द वेरी बेसिक इज कि हमें इंप्रूव करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, ठीक है, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना है। अभिषेक कह रहे हैं ये सर एक बार बता दो, क्या चीज बतानी है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो, इंटरेस्ट फ्री लोन, मैंने आपको कई बार बताया है लोन और ग्रांट में क्या फर्क होता है। लोन होता है कि उसकी रीपेमेंट लाइबिलिटी होती है, आपको वापस देना रहता है। ग्रांट में वापस नहीं देना रहता आपको। बट ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, मतलब आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 0%, जितना पैसा लिया उतना ही पैसा वापस करना है। बट वो पैसा आपको किस में लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज। रियल और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस मेनली योर इन्फ्लेशन, ठीक है। मान लीजिए जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो उस चीज में जब हम एक होता है मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को कैटर करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअली में कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। सो दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर आपको देखने को मिलता है। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे, प्रोडक्शन पे नहीं आपका निदेश, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द कांस्टेंट प्राइसेस बेसिकली। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए, पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स। अगेन गति शक्ति, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में हमारी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 13 to 14% ऑफ टोटल, और इसको हम कम करके कितना करना चाहते हैं, अराउंड 8%, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करे। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग यूआईडीएफ। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में यूआईडीएफ इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू मतलब कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, दैट इज कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैट इज कोर इंडस्ट्रीज। ओके, अनलीशिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज की बात आ गई। सरकार कह रही है हम भी, आजकल एआई टूल्स है ना, कोई भी ऐड देखो तो उसमें आता है 5 एआई टूल्स, 3 एआई टूल्स जो आप यूज करें, तो सरकार कह रही है हम भी यूज करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड, हाँ जी, कोई बता सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में, सुप्रीम कोर्ट में हमने कौन सा एआई टूल पढ़ा था जो सुप्रीम कोर्ट है सेड के वी विल यूज दैट एआई टूल। So make artificial intelligence in India 3 specialized AI centers to be set up in educational institutes. So AI based solutions in agriculture, health and sustainable cities. ठीक है, हाँ, मतलब चैट जीपीटी हम भी यूज करेंगे, बिल्कुल। ओके, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और किस तरीके से जो रिसर्च, ठीक है, डाटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया, सुपेस, यस सुपेस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो और अभी रिसेंटली हमने इंडियन रेलवेज में भी देखा, तो उन्होंने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे ताकि नंबर ऑफ जो सीट्स हैं रेलवे में उनकी ऑक्यूपेंसी को बढ़ाया जा सके 5 to 7%, ठीक है। सो दैट इज अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की बात चल रही है। विवाद से विश्वास तक, ठीक है। सो लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमईज। तो कुल मिला के देखिए, अगर हम लिटिगेशन की बात करें, हम कहते हैं कि जी
3.5 या कोई कई बार केसेस आता है कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो उसमें ये देखा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में वन ऑफ द पार्टी इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि धीरे धीरे इस लिटिगेशन को कम किया जाए, जो बर्डन है कोर्ट्स पर उसको कम किया जाए। ठीक है, सो दैट इज विवाद से विश्वास। ठीक है, सो रिलीफ टू एमएसएमई ड्यूरिंग द कोविड पीरियड दिया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इजियर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम। सो विवाद से विश्वास। नेक्स्ट आपका ई कोर्ट्स लॉन्च किया गया, फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेट अप फॉर यूज बाय द बिजनेस एंटरप्राइज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आज एक न्यूज भी है आपके डिजी लॉकर से रिलेटेड, वो मैं आपको तब थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि डिजी लॉकर कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्या उसका बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट है 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 100 लैब्स तैयार की जाएंगी फॉर 5G सर्विसेज, और मकसद एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आप मेरी क्लास अपने घरों में बैठ के देख पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक किसी कोई खाना खा रहा है, कोई मीठा खा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, बट साथ साथ में क्लास भी चल रही है। चलिए, सो दैट इज हाउ द 5G इज टू बी यूज्ड। ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। R&D ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं इसके बारे में एक आर्टिकल भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है। सो दिस इज लैब ग्रोन डायमंड्स। बेसिकली क्या होता है कि देखो, ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। ठीक है, सिविलियन भी कार्बन है, फौजी अफसर भी। उसके बीच में एक बहुत प्रोसेस होता है जिसका नाम है रगड़ा, ट्रेनिंग, फिर कहते हैं ना प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। तो उसी ग्रेफाइट पर जब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस आते हैं तो वो डायमंड बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही एक सिविलियन पर जब बहुत सारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आता है तो वो फौजी बनता है। तो ये जो मतलब वो जो वैल्यू बढ़ जाती है, सो दैट इज सिमिलरली वैल्यू बढ़ाई जाए, तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंजेस हैं इनको लैब में किया जाए, और जो डायमंड बनता है इस प्रोसेस से, जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, दे आर एज गुड एज द नेचुरल डायमंड्स। ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या नेचुरली डायमंड आपको मिल रहा है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ऑब्वियसली अगेन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हाउ विल ई कोर्ट्स फंक्शन? ई कोर्ट्स में अगर आप आजकल देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी फाइल्स हैं पेपर से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन हियरिंग भी हो रही है, ऑनलाइन कोर्ट्स हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सर वैसे आज का बजट आपके बजट में है? देखो, हम यहाँ एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वो सिगरेट महंगी हो गई, कपड़े सस्ते हो गए, ठीक है, वो भी एक पार्ट है, डेफिनेटली हम भी उससे अफेक्टेड हैं, बट हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा एकेडमिक डिस्कशन। ठीक है, तो हम वो वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये महंगा सस्ता। ठीक है, हम थोड़ा, अब क्या कहूँ मैं, थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है। ठीक है जी, एनीवेज आगे चलते हैं। ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, सो ग्रीन ग्रोथ में ग्रीन इसीलिए हमारी ऑडियंस थोड़ी सी नीश ऑडियंस है। ओके, चलो, पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। सो विल इंसेंटिवाइज स्टेट यूटी टू प्रमोट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। तो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर मतलब बायो फर्टिलाइजर्स, ग्रीन की बात उसकी चल रही है। चलो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, देखो बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का एक सीधा सीधा इफेक्ट, जो इनिशियल इफेक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अकॉर्डिंग टू वेरियस डाटा 40 to 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंगेज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित होता है इसकी वजह से, तो हमारा सीधा सीधा इतना परसेंट पॉपुलेशन प्रभावित होता है। सो हमें इंश्योर करना है कि टाइमली एक्शन लिए जाएं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंचामृत की बात की है COP26 में, जो ग्लासगो में हुआ था, और 2030 तक हमने कुछ अपनी कमिटमेंट्स रखी हैं, सो दैट नीड टू बी फुलफिल्ड ऑल्सो, उसके रिलेटेड भी काम आपका हो रहा है। तो इसमें एक नया प्रोग्राम आया है मिष्टी। ठीक है, मिष्टी से याद रखना, मिष्टी दही। ठीक है, कहां पर मिलता है? बंगाल में। बंगाल में एक और चीज मिलती है, मैनग्रोव, सुंदरबन मैनग्रोव्स। तो ये मिष्टी किसके लिए है? मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए है। ठीक है, अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। नेक्स्ट आपका आता है अमृत धरोहर टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट,
कितने वेटलैंड्स हो चुके हैं अभी रामसर वेटलैंड साइट्स में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, प्रणाम की फुल फॉर्म देख लो। अब देखो सरकार ना, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। भाई साहब मेरे को लग रहा है कि ठीक है, इसमें सरकार जो है मेरे को लग रहा है, हाँ, आप में से गोविंद को ना रख ले। ठीक है, गोविंद भी बढ़िया बढ़िया निमोनिक्स बनाता है, इतना बड़ा। यस, चलिए, पीएम प्रणाम सो विल इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू प्रमोट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। 500 से ज्यादा जो हैं वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे। आज ये स्लाइड है नहीं जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, बजट को लेकर कंसाइज क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। सो डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इससे ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा, तो इसके बाद मैं अपनी पीपीटी पे चलूंगा। ठीक है, अगर टाइम लगा तो हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, बट दिस इज क्योंकि आज बजट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमी के। हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी में से आ जाए। ठीक है, तो वाई टू लीव दो 2-3 क्वेश्चन जो कि इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, यस। नेक्स्ट आपका ये मिष्टी दही हो गया। मिष्टी दही मतलब मैनग्रोव प्लांटेशन से याद रखना। ठीक है, अमृत धरोहर टू बी इंप्लीमेंटेड, हाँ 75 रामसर वेटलैंड साइट्स है आपकी। सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू अडॉप्ट टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। देखो 10,000 से ज्यादा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर तैयार किए जाएंगे। उसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, coastal shipping for energy efficient transportation, funds to be allocated for replacing the old polluting vehicle, जिसको कि वित्त मंत्री जी ने ओल्ड पॉलिटिकल बोल दिया था, बाद में फिर उसको करेक्ट किया। एनीवेज, गोबरधन, ठीक है, गोवर्धन या गोबरधन, ठीक है, स्कीम के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी, 3 आर, RRR। ठीक है, ये वो वाला RRR नहीं है, ये क्या था कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो एक बार। माइंड पर थोड़ा प्रेशर डाले तो ऑटोमेटिक बन जाती है। बहुत अच्छे, ओके सर। अबू धाबी में सस्टेनेबल वीक पर जो मीटिंग हुई वहां मैनग्रोव पर भी फोकस था, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है जी, मिस्टी की भी फुल फॉर्म देख ही लो। ठीक है, मिस्टी की फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है जी, रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अच्छा, 2 आर और भी हैं वैसे, सही बात है। चलो, अमृत पीढ़ी, ठीक है, यूथ पावर। देखो अब कौन सी पीढ़ी आ रही है, अमृत पीढ़ी आ रही है। ठीक है, इस अमृत पीढ़ी को तैयार करना है। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो अब कौशल विकास योजना किस पर फोकस है। ठीक है, सरकार कह रही है कि जो ये यूपीएससी की तैयारी रील्स में करना चाह रहे हैं, शॉर्ट्स में करना चाह रहे हैं, 50 सेकंड में, 55 सेकंड में पूरा कंसेप्ट समझ लेना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 5 मिनट में पूरा बजट करा देंगे हम। ठीक है, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप कोडिंग सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, रोबोटिक्स सीखिए, 3D प्रिंटिंग सीखिए। ठीक है, कुछ काम कीजिए, ये 50 सेकंड में बजट मत कीजिए। चलिए, सॉरी, मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, 50 डेस्टिनेशन सिलेक्ट की जाएंगी ताकि इनको डेवलप किया जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को तैयार मतलब उनमें उस चीज को बढ़ाया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। देखो अपना देश, ठीक है, अपना देश देखो, भारत बाहर जाने से पहले अपना देश देख लो। आपको पहाड़ देखने हैं, बर्फ देखनी है, बीच देखना है, मैनग्रोव्स देखना है, कुछ भी देखना है, भारत में सब अवेलेबल है। एनीवेज, सो स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेट अप यूनिटी मॉल। ठीक है जी, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए है। कोडिंग, यस, ये भी सही है। कई लोगों को लग रहा है कि कोडिंग से अच्छा तो पॉलिटी ही पढ़ लेते हैं। नहीं, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर बजट कराने की कई लोगों ने ट्रिक चल रही है। एनीवेज, चलो हम फोकस करते हैं अपने पढ़ाई पे। ठीक है जी, सो मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, 50 डेस्टिनेशन है टू बी सिलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड टू बी डेवलप्ड एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। देखो टूरिस्ट जो है ना, टूरिज्म जो है, इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वो सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए किसी व्यक्ति को भारत में आना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया में आता है तो उसको एक्सपोर्टिंग सर्विसेज कहते हैं। और ऑब्वियसली
जो बहुत सारे लोग बाहर जाने लगे हैं तो उनको भारत में ही अलग अलग डेस्टिनेशन, तो जब वो किसी लोकल डेस्टिनेशन को घूमेंगे तो वहां की इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर में नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ठीक है, एफिशिएंट लेंडिंग के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र, ये एक नया ऐड किया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। एक वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2 ईयर पीरियड विद द डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 लाख फॉर महिलाएं के लिए किया गया है, महिला सम्मान बचत पत्र। और सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, जिसमें कि 15 लाख तक पैसा जमा होता था पहले, अब 30 लाख तक पैसा जमा हो सकता है, 8% का ब्याज मिलेगा। तो इवन आपके घर में भी कोई सीनियर सिटीजन है तो बहुत अच्छी ये स्कीम है, जिसमें कि लगभग अगर 30 लाख रुपया जमा होगा तो क्वार्टरली इसका ब्याज मिलता है, तो 5 साल तक ब्याज मिलेगा, क्वार्टर में 60,000 रुपया बनेगा, मतलब हर 3 महीने बाद 60,000 रुपया अकाउंट में आएगा, और ये 5 साल तक आता रहेगा, हर 3 महीने बाद 60,000 रुपये, और 5 साल बाद जो 30 लाख जमा किया था वो पूरा का पूरा 30 लाख भी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज फॉर सीनियर सिटीजन। मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन बता दिया। ओके, सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर फॉर फास्टर हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। सो ये कहा गया कि एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर रिवैम्प्ड स्कीम, ताकि कोलेटरल फ्री गारंटेड क्रेडिट मिले किनको, एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। यस, फिस्कल डेफिसिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग्स, तो इसको कम करना है ऑफ 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट जीडीपी अलाउड फॉर स्टेट्स, और इसमें 0.5% टाइड टू द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। मतलब ये कहा गया कि अगर स्टेट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करेगी तो इतना तक उसका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। दिस इज हाउ इंसेंटिवाइज किया जा रहा है स्टेट्स को कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए। और सरकार ने कहा कि ओवरऑल जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, तो हम 2025-26 तक 4.5% फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। तो दो लास्ट बजट है, रादर देन गोइंग फॉर पॉपुलिस्ट बजट कि जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए, गवर्नमेंट हैज गॉन फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, यस। तो यहां पर खर्चा कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कोविड के बाद जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था दैट क्रॉस्ड इवन 9%। मैं आपको डाटा दिखाऊंगा अभी आगे, ये देखिए ये डाटा है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, दिस इज द फिस्कल डेफिसिट, सो विच gone up to 9.2%. So this has decreased and government has set a target for 5.9%. प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ये सारी की सारी टर्म्स को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर कोई आप में से देखता है तो वो लिंक भी शेयर कर लेना डिस्कशन ग्रुप पे, ताकि बाकी लोग भी देख लें उसको। तो उसमें मैंने प्राइमरी डेफिसिट भी बताया था। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब आज की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है, उससे हमें ये पता लगता है आज की सरकार की लायबिलिटी कितनी है, तो इट इज 2.9%। और आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट भी 2.3% है, जिसको कि 0% करने का टारगेट होता है एज पर द FRBM एक्ट 2003। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूं, बट ये पूछा गया है पेपर में आपके। ओके, जीएसटी जो मंथली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस किया है। कई महीनों से हमने बार बार पढ़ रहे हैं 1.4 लाख करोड़ एक महीने का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, विच वॉज फार लेस इन 2019 एज यू कैन सी, ठीक है, अराउंड 1 लाख करोड़ था, जो कि अब 1.4 1.5 लाख करोड़ तक, दैट शोज कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। 4.5 टारगेट जो है 25-26 के लिए है, इतना जल्दी आप एकदम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। देखो 6.4 से 5.9, फिर 5.4 या 5.5 पे आएंगे, फिर 4.5, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। फिजिकल कंसोलिडेशन एकदम नहीं कर सकते आप, ठीक है, पूरी मतलब इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो।
देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि 2.5 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 16 में, अब वो 10 लाख करोड़ तक हो गया है, मतलब 4 गुना बढ़ा है, ऐसा सरकार ने कहा। और एसेट क्वालिटी इन बैंक्स इंप्रूविंग विद लोअर एनपीएस। एनपीएस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो मेरे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, मिस्टर मोदी जी, नीरव मोदी जी, और कौन से हैं, विजय माल्या जी। ठीक है, पैसा लेके भाग, मतलब चलिए भाग गए, वैसे एक्चुअली यही कहा गया। एनीवेज, तो यहां पर आपको ये समझना है कि एनपीएस डिफॉल्ट कर जाते हैं जो, मतलब 3 महीने तक आपने किस्त नहीं दी, तो यहां पर जो परसेंटेज, जो टोटल मतलब जो कह लीजिए लोन दिया हुआ है, दैट वाज 8.2%, अब वो कम होके 5% हो गया है। दैट मींस बैंक्स के पास अब ज्यादा पैसा है टू लेंड। ठीक है, टू लेंड, और बैंक्स की बैलेंस शीट्स ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया। हाँ, ये भी देख लीजिए, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कवर 9 मंथ ऑफ इंपोर्ट्स। जैसे पाकिस्तान के केस में हमने अभी देखा कि 15 या 20 दिन का इंपोर्ट का पैसा बचा है, या 1 महीने का इंपोर्ट का पैसा बचा है, तो सरकार का ये कहना है कि हमारे पास 9 महीने का इंपोर्ट का कह लीजिए फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, मतलब हम 9 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन विदाउट, अगर हमें कोई फॉरेन अर्निंग्स नहीं होती। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है, वो भी आपका जो आरबीआई की लिमिट है 6% की, अपर लिमिट है, वहां उसके लगभग पहुंच गया है। दैट मीन्स हम कंफर्टेबल लिमिट में आ गए हैं। थक गए सर सुन सुनकर, ये बजट खत्म होगा, इंपॉर्टेंट है जी। ओके, सिंप्लीफिकेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, हायर एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी की सारी चीजों पर फोकस है। और देखो, अब यहां पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो। अब आप कहेंगे हम तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। वो इंपोर्ट दिक्कत नहीं देता, मैंने आपको पहले भी समझाया था, चाइना के केस में ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, बट सारा का सारा जो इंपोर्ट है वो खराब नहीं है। वो इंपोर्ट जो कि कैपिटल गुड के केस में आता है, जो फर्दर बाकी चीजों की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज नॉट लाइक हार्मफुल, वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे हम फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि अब ये कह रहा है कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सो ग्रीनर मोबिलिटी के लिए वो अच्छा है। मोबाइल कैमरा लेंस को इंपोर्ट करना, डीपनिंग वैल्यू एडिशन, देन डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल, केमिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। देन प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, ये आपके मेरीन एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। देन मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अच्छा है। ये एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। uh, ये पीडीएफ मैं पूरी की पूरी एज सच आपसे शेयर कर लूंगा, सो इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा सीधा आपके, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस पीडीएफ ओनली। ठीक है, इकोनॉमी के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइट बी गेस के 2-3 क्वेश्चंस आपके इसी में से आ जाए। कॉन्टिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, वो किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, रॉ मटेरियल मिलेगा उनको। और उसके बाद आपका कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार विद नेचुरल रबर, ताकि जो ड्यूटी सर्कमवेंशन, मतलब जो ड्यूटी का इवेजन हो रहा है वो ना हो। डायरेक्ट टैक्सेस प्रपोजल, फाइनली हम आ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस प्रपोजल में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, एंड जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं। ओके, आ गई है ग्रुप में ये पीडीएफ, चलो बहुत बढ़िया, ग्रुप में ये पीडीएफ आ गई है तो वेरी गुड। शेयर कर दी है सर आपने ग्रुप में, चलो गुड। सो 45% ऑफ द रिटर्न्स ऑन टैक्स पेयर्स पोर्टल वर प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, देखो, ये मे बी अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि अभी तक वो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे और उसमें कोई अगर रिफंड आना होता था तो 3-3 महीने 4-4 महीने लगते थे। तो एवरेज टाइम 93 डेज था, जो कि 16 डेज रह गया है 8 सालों में। ठीक है, मतलब अब आपको 15-16-20 दिन में रिटर्न जो रिफंड आना है वो आपका वापिस आ जाता है। और 6.5 करोड़ रिटर्न्स इस बार हुई हैं, और 45% रिटर्न ऑन टैक्स पेयर्स ये 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस हुआ है। मतलब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब नई टैक्स लैब्स आई हैं, देखिए 2 तरीके की आपकी। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये समझो कि
बहुत सारे लोगों ने सुबह से ये पढ़ लिया कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड। बट यहां पर ना आप थोड़ा पॉइंट को समझो। ये तो एक हो गया फैक्ट, ठीक है। कंसेप्ट को समझो कि सरकार ना लास्ट ईयर एक कंसेप्ट लेकर आई थी न्यू टैक्स रेजिम का। ठीक है, मतलब रिसेंटली एक नया चीज लेकर आई, एक ओल्ड टैक्स रेजिम, एक न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में बेसिकली क्या था कि बहुत सारे टैक्स कंसेशंस ले सकते हैं आप, जैसे सेक्शन 80C है इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है, जिसमें कि आप 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। फिर आपका एनपीएस में, फिर अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, इस करके बहुत सारे कंसेशंस हैं। और एक नया टैक्स रिजीम लेके आई जिसमें कहा गया कि अगर आपने कोई रिबेट नहीं लेना है, सिंपल है, तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली पे कीजिए। अब सरकार धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाहती है। उसका रीजन क्या है? देखो, जीएसटी लाने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था? जीएसटी लाने का एक बहुत बड़ा कारण था सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स को सिंप्लीफाई करना। उसी तरीके से इसका रीजन भी यही है कि सिंप्लीफाई करना। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स एग्जेम्पशन, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि ये टैक्स एग्जेम्पशन क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 1.5 लाख आप अगर इन में सेव कर लोगे, 10 में से आपकी 1.5 लाख माइनस हो जाएगी, 8.5 लाख टैक्सेबल इनकम बचेगी। फिर आप 50,000 रुपया, अब सैलरीड एम्प्लॉय हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर इतना आपका मेडिकल इंश्योरेंस का है, तो ऐसे डिडक्शंस थे बहुत। तो काफी ज्यादा पेचीदा था ये सिस्टम। तो अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना करना चाह रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है, न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किया गया है। द ओनली मोटिव इज टू सिंप्लीफाई द टैक्स कलेक्शन, टैक्स कैलकुलेशन ऑल्सो, टैक्स कलेक्शन ऑल्सो। ठीक है, मेनली द टैक्स कैलकुलेशन। तो अब आपके लिए बहुत इजी है। अब ये कहा गया कि अगर आपका 3 से 6 लाख तक का जो इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ आया कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि 3 से 6 लाख रुपए में आपका 5% टैक्स है, एक तरफ कह रहे हैं कि टैक्स आपका 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये समझ आया किसी को कि ऐसा क्यों है? कि एक तरफ बात चल रही है कि 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स और 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। देखो, ऐसा है कि अगर आपकी मान लीजिए 7 लाख इनकम है तो आपका टैक्स बनेगा। ठीक है, 3 से 6 लाख तक 3 लाख पर 5% टैक्स हो गया, और 6 से लेकर 7 लाख तक। ठीक है, तो इसमें आपका 10% टैक्स बनेगा। बट जो भी टैक्स बनेगा वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है। सो 3 से 6 लाख, 3 लाख में 5% कितना हुआ? 15,000। और 6 से 7 लाख कितना हुआ? 10%, 10,000। तो 15,000 और 10,000, 25,000। तो 25,000 टैक्स बनता है, पर वो 25,000 टैक्स आपका वेव हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। तो आप नो टैक्स, मतलब अगर आप 7 लाख तक कमा रहे हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। ये पॉइंट, आई थिंक ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ये आपको टैक्स वापस नहीं आएगा, आपका टैक्स लगेगा ही नहीं, मतलब वो उसमें वो एक तरह का से डिडक्शन हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पर ये आपका पॉइंट, यहां पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस करेगी, 7,50,000 है तो आपका टैक्स बनेगा, 7,10,000 है तो भी टैक्स बनेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ओके, बट इसमें इसमें इजी पॉइंट क्या है? देखो, आप एज एन इंडिविजुअल भी आपको सिंपल मैथमेटिक की कैलकुलेशन करनी है कि अगर आप कहेंगे जी मेरी इनकम 1 लाख रुपया है महीने की, तो 12 लाख रुपया हो गया साल का। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 3 से 6 लाख के बीच में 5%, 6 से 9 10%, फिर 9 से 12 15%। तो आप आराम से अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपको किसी भी स्पेशलाइज्ड हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं समझ आया ये 7 लाख वाला? ठीक है जी, अभी आप बेरोजगार हैं, धीरे धीरे आपको रोजगार मिलेगा, उसी की तैयारी चल रही है। ओके, दोबारा से समझ लो। मान लो आपकी 7 लाख इनकम है किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो उस 7 लाख वाली इनकम को जनरली क्या होता है कि वो उसका टैक्स कैलकुलेट होगा कि 3 लाख तक माफ है, 3 से 6 लाख तक, मतलब 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख 5%। तो 3 से 6 लाख मतलब कितना? 3 लाख, 3 लाख का 5%, 15,000। 6 से 7 लाख 10%, मतलब 10,000। तो 15,000 और 10,000 कितना हो गया? 25,000। 25,000 आपका टैक्स वेव हो जाएगा। हमारा तो पूरा टैक्स माफ है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ये चीज। तो टैक्स ऐसे कैलकुलेट होगा
बट अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो जितना भी टैक्स बनेगा वो वेव हो जाएगा, वो माफ हो जाएगा एक तरीके से, और उसके बियॉन्ड आपकी अगर इनकम है तो टैक्स बनेगा। हाँ, शुरू के 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। उसके अलावा जो सरचार्ज था, ठीक है, मैंने आपको करंट अफेयर्स उसमें इकोनॉमी की क्लासेस में सरचार्ज और सेस का डिफरेंस भी बताया है कि सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। तो सरचार्ज जो हाईएस्ट सरचार्ज है इनकम टैक्स पर अबव 5 करोड़, वो रिड्यूस हो जाएगा 37 to 25% अंडर न्यू रिजीम। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट दिया जाएगा सैलरीड क्लास को और पेंशनर्स को, ये नहीं बताया गया है। एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब कितना लिमिट होगा, 50,000 ही होगा, ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 25 लाख तक लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज, क्योंकि ये लिमिट बढ़ाई नहीं गई थी 2002 या 3 के बाद, अब वो बढ़ाई गई है। सो कुल मिला के टैक्स कैलकुलेशन को इजी करा गया है, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन को भी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाएं, ठीक है, द मोटिव इज दैट। उसके अलावा स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया गया है, ठीक है जी, और जो आईएफएससी गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में, ठीक है, उसकी बात की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बना है। इनकम टैक्स डिफेंस वालों के लिए भी बिल्कुल होता है जी। ये 2024 के इलेक्शन के देखिए क्या क्या है सर, लोग कह रहे हैं सही में, और रादर 2024 के इलेक्शन को देखते हुए उतना नहीं किया गया, रादर फिजिकल कंसोल, अगर उस पे करना होता तो सरकार फिजिकल डेफिसिट को भूल जाती। फिजिकल कंसोलिडेशन किया गया है, ठीक है, दैट इज अ गुड साइन। अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फिजिकल कंसोलिडेशन पर ध्यान देना ये शो करता है मेच्योर डिसीजन का कह लीजिए एक वो है, एक मेच्योर डिसीजन को दर्शाता है कि हाँ जी आपने उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं किया कि अगले साल इलेक्शन है तो बंदरवांट करी है, आपने फिजिकल कंसोलिडेशन पर ध्यान दिया है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है जी। चलिए ओके नेक्स्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी जाता है, कई बच्चे बजट की इतनी डिस्कशन से भाग गए हैं। जो आज की न्यूज है वो मैं कल भी डिस्कस कर सकता हूं, बट आज का ये बजट आपका इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन पक्का कंफर्म करेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। ओके, बोरोइंग और लाइबिलिटीज सबसे ज्यादा है, मतलब अगर मैं 100 रुपए की बात करूं तो 100 रुपए में से 34 रुपए कहां से आते हैं, बोरोइंग और लाइबिलिटी से आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा आता है जीएसटी से 17 रुपए, ठीक है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स और आपका इनकम टैक्स से 15-15 रुपए आते हैं। उसके बाद आपका आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रोडक्शन पे लगता है 7%। नॉन टैक्स रिसीट, मेरे को कौन बताएगा ये नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है, ठीक है, नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है, नॉन टैक्स रिसीट होता है आपका फीस, फाइन्स, ठीक है, या फिर आपके डिविडेंड जो आते हैं पीएसयू से, सो दैट इज नॉन टैक्स रिसीट। अगेन मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाई है, उस पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है नॉन टैक्स रिसीट, टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होता है ये भी समझाया है। 2% वहां से आया है, कस्टम से 4%। तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है इस पे। ओके, रुपीज गोज टू, अब पैसा कहां कहां जाता है, 20% तो ब्याज उसमें चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। जैसे मान लो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपए में से 20 रुपए तो आपने जो पहले लोन लिया था उसका ब्याज चुकाने में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। भाई राज्यों का भी तो जो टैक्स कलेक्ट कर रही है सरकार, उसमें राज्यों का भी तो हिस्सा है, तो 18 रुपए उसमें चला जाता है। उसके बाद 17 रुपए चला जाता है सेंट्रली सेक्टर, दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जो सेंटर और स्टेट मिलकर खर्चा करती हैं। तो 17 रुपए चले जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, 9 रुपए चले जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर 9 रुपए, सब्सिडी 7 रुपए, और 8 रुपए 100 में से डिफेंस को जाते हैं, डिफेंस को, ठीक है जी, और बाकी एक्सपेंडिचर 8, पेंशन में 4%। अब ये पेंशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों सरकार नहीं चाहती ओल्ड पेंशन की तरफ जाना, क्योंकि इसका भुगतान फ्रांस देख रहा है, इटली देख रहा है, आज की न्यूज में था, सॉरी आज थोड़ा बजट एक्सटेंड हो गया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वो न्यूज होपफुली मैं या तो कल डिस्कस कर लूंगा
बट यहां पर आज के सेशन का नाम ही चेंज कर देते हैं, बजट सेशन रख देते हैं। सो पेंशन 4%, तो ये अगर पेंशन मतलब ओल्ड पेंशन सिस्टम की तरफ जाएंगे तो ये आपका बढ़ेगा लाइबिलिटी, सो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है जी। सेंट्रल सेक्टर वाला, फिर से सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जो सेंटर और स्टेट दोनों फंड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं एलोकेशन स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज का, लगभग लगभग 6 लाख करोड़ रुपया डिफेंस मिनिस्ट्री को, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को 2.7 लाख, रेलवेज को 2.4। ये आपको याद नहीं करना है, डाटा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो पूछ ले कि मतलब किसका सबसे ज्यादा कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है, बट पूछा नहीं गया है सच कभी। ओके, सो दिस इज के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए क्या काम किया गया है, जल जीवन मिशन के लिए क्या काम किया गया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट बढ़ाया गया है। सो फेम स्कीम, अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा देखिए खर्च किया गया है। सो दिस इज द ओके रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले वाली साल में भी आपके साथ बजट क्लास में बहुत निकल गए थे, पर एफकेट में आया था उस बार भी। ठीक है सर, तो फ्रीबीज किस में आते हैं, फ्री फ्रीबीज की डेफिनेशन तो कोई है नहीं है। ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी टर्म्स आपको मैंने एक सेशन में डिस्कस की हुई हैं, वो यूट्यूब पर इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको मैंने बहुत डिटेल में बेसिक से समझाई हैं। देखो, रेवेन्यू रिसीट होती हैं जो डे टू डे रिसीट होती हैं, जिनकी अवधि 1 साल से कम होती है। ठीक है, उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। इसमें आपकी दो आती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स होती हैं लंप सम रिसीट्स, बड़ी रिसीट्स, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हो गई। ठीक है, या आपने लोन लिया किसी से, तो इसमें भी दो तरीके की रिसीट्स होती हैं, एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती हैं, एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती हैं। ठीक है, तो जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं वही सबसे प्रॉब्लमेटिक है, उसी को हम फिजिकल डेफिसिट के रूप में देखते हैं। इसीलिए सरकार ज्यादा लोन नहीं लेना चाहती, या जो लोन लिया है उसको धीरे धीरे कम करना चाहती है। ठीक है, ताकि अगेन मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूं आपको पड़ोसी मुल्कों की, फिजिकल पॉलिसी एंड बजट वाले सेशन में। चलिए, तो ये आज का कंप्लीट होता है। अब तो मेरे को लग रहा है कि